यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं हैरी पॉटर एंड चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, यानी कि हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना हिंदी में। अभी तक की कहानी में हमने सुना कि हैरी और रॉन कार उड़ाकर अपने स्कूल हॉगवर्ट्स आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ग्रेट हॉल में, जहाँ पर बच्चों की दावत चल रही है, वहाँ पर स्नेप दिखाई नहीं दे रहे। और वो दोनों अपने मन में आशा कर रहे होते हैं कि शायद स्नेप स्कूल छोड़कर चले गए हों। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे से एक ठंडी आवाज़ सुनाई देती है और स्नेप उनसे कहते हैं कि वो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। हैरी और रॉन बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर वो किसी तरह से डम्बलडोर के कहने से छूट जाते हैं और अपने ग्रिफिंडोर हाउस के रूम में आकर सो जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 6, गिल्डरॉय लॉकहार्ट। बहरहाल अगले दिन हैरी के दांत शायद ही दिखे होंगे। बड़े हॉल में नाश्ते के समय से ही बुरी घटनाएं होने लगी थीं। 4 लंबी हाउस टेबल्स पर दलिये से भरे कटोरे थे, तली हिल्सा मछली की प्लेटें थीं, टोस्ट के पहाड़ लगे थे, अंडों और मांस के व्यंजन थे तथा सबसे ऊपर जादुई छत थी, जहां आज एक बोझिल तथा बादल भरा दिन था। हैरी और रॉन गरुड़ द्वार की टेबल पर हरमाइनी के पास बैठ गए, जिसके हाथ में खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं पुस्तक खुली थी, जो दूध के जग से टिकी थी। उसने थोड़ी सख्ती से उनसे गुड मॉर्निंग कहा, जिससे हैरी समझ गया कि वो अब भी उनके हॉगवर्ट्स आने के तरीके से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ नेविल लॉन्गबॉटम ने खुश होकर उनका स्वागत किया। नेविल गोल चेहरे वाला वो लड़का था जिसके साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी। हैरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसकी याददाश्त नेविल से ज़्यादा खराब हो। ढाक आने का समय हो गया। मुझे लगता है कि दादी मेरा वो सामान भिजवा देंगी जो मैं भूल आया हूँ। हैरी ने दलिया खाना शुरू ही किया था कि तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। लगभग 100 उल्लू तेजी से अंदर घुसकर हॉल में मंडराने लगे तथा बतियाते हुए विद्यार्थियों पर खत और पैकेट गिराने लगे। एक बड़ा और मोटा सा पार्सल नेविल के सिर से टकराया और एक पल बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज हरमाइनी के जग में गिरी, जिससे उन सब पर दूध छलक गया। एरल, रॉन बोला और उसने लथपथ उल्लू के पैर पकड़कर उसे जग से बाहर निकाला। एरल बेहोश होकर वहीं टेबल पर गिर पड़ा। उसके पैर हवा में थे और उसकी चोंच में एक गीला लिफाफा था। अरे नहीं! रॉन हाँफते हुए चीखा। कुछ नहीं हुआ, वो अभी जिंदा है। हरमाइनी एरल को अपनी उंगली की नोक से धीरे से कुरेदती हुई बोली। नहीं, चिंता उसकी नहीं है, इसकी है। रॉन लाल लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था। हैरी को ये लिफाफा सामान्य दिख रहा था, परंतु रॉन और नेविल दोनों ही इसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें इसके किसी भी पल फटने की उम्मीद हो। बात क्या है? हैरी ने पूछा। उन्होंने मुझे गुस्से से भरा भोंपू भेजा है, रॉन धीमे से बोला। रॉन, बेहतर होगा कि तुम इसे खोल लो, नेविल डरते हुए फुसफुसाया। अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो परिणाम और भी बुरा होगा। मेरी दादी ने एक बार मुझे भोंपू भेजा था और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और फिर उसने थूक गटका। वो भयानक था। हैरी ने उनके दहशत भरे चेहरों से नजरें हटाकर लाल लिफाफे की तरफ देखा। उसने पूछा, भोंपू क्या होता है? परंतु रॉन का पूरा ध्यान तो उस चिट्ठी पर ही था, जिसके कोनों पर से धुआं निकलने लगा था। इसे खोल लो,
नेविल ने आग्रह किया। ये कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। रॉन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और लिफाफे को एरल की चोंच से निकालकर उसे खोला। नेविल ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। पल भर में हैरी समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे इसमें विस्फोट हो गया था। एक जोरदार धमाके की आवाज बड़े हॉल में भर गई, जिसकी वजह से छत की धूल तक हिल गई। कार चुरा कर ले गए। अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता तब भी मुझे हैरानी नहीं होती। जब तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आते हो तब तक खैर मनाओ। मुझे नहीं लगता कि तुमने इस बारे में जरा भी सोचा होगा कि कार को गायब देखकर तुम्हारे पिता और मुझे कैसा लगा होगा। मिसेस वीजली की चीखें सामान्य से 100 गुना तेज थीं। इस वजह से टेबल पर रखी प्लेटें और चम्मचें खड़खड़ाने लगीं तथा पत्थर की दीवारों से कान फोड़ू प्रतिध्वनि होने लगी। पूरे हॉल के लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि भोंपू किसके नाम आया था। शर्म के मारे रॉन अपनी कुर्सी में इतना नीचे झुक गया कि सिर्फ उसका लाल सिर ही नजर आ रहा था। कल रात को डम्बलडोर का खत आया। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी तो शर्म से मर जाएंगे। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे जो तुम इस तरह का व्यवहार करो। तुम्हारी और हैरी दोनों की जान भी जा सकती थी। हैरी यही सोच रहा था कि उसका नाम कब आएगा। उसने बहुत कोशिश की कि वो इस तरह दिखे जैसे उसने कान के पर्दे फोड़ने वाली वो आवाज़ सुनी ही नहीं थी। तुमने बहुत गलत काम किया। ऑफिस में तुम्हारे डैडी की जांच चल रही है। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो हम कान पकड़कर तुम्हें स्कूल से सीधे घर ले आएंगे। एक खामोशी छा गई। लाल लिफाफा जो रॉन के हाथ से पहले ही छूट चुका था अब आग की लपटों में बदलकर राख बन गया। हैरी और रॉन स्तब्ध बैठे थे, जैसे कोई तूफानी लहर अभी अभी उनके ऊपर से गुजर गई हो। कुछ लोग हंसने लगे और धीरे धीरे बातों का शोर फिर से सुनाई देने लगा। हरमाइनी ने खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं बंद कर दी और रॉन के सिर के ऊपरी हिस्से को देखा। रॉन, मैं नहीं जानती कि तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, परंतु तुम्हें मुझसे ये मत कहना कि मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि ये सज़ा मिले। रॉन ने पलट कर कहा। हैरी ने अपनी दलिए की प्लेट दूर खिसकाई। वो अपराध बोध से सुलग रहा था। ऑफिस में मिस्टर वीजली की जांच हो रही थी। मिस्टर और मिसेस वीजली ने इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया था, इसके बाद भी, परंतु उसे इस बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला। प्रोफेसर मैकगोनागल टाइम टेबल बांटने के लिए गरुड़ द्वार की टेबल पर आ गईं। हैरी ने अपना टाइम टेबल लिया और देखा कि उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में मेहनत कश हाउस के बच्चों के साथ पढ़ना है। हैरी, रॉन और हरमाइनी महल से इकट्ठे निकले, बगीचे को पार किया और ग्रीन हाउसों की तरफ बढ़े जहां जादुई पौधे रखे जाते थे। कम से कम भोपू ने एक अच्छी चीज़ की थी। हरमाइनी को ये लगा कि उन्हें अब पर्याप्त सजा मिल चुकी है और इसीलिए वो फिर से दोस्ताना व्यवहार करने लगी थी। जब वे ग्रीन हाउसों के पास आए तो उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे बाहर खड़े होकर प्रोफेसर स्प्राउट का इंतजार कर रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां आकर खड़े ही हुए थे कि तभी प्रोफेसर स्प्राउट लॉन के पार से आती दिखाई दी। उनके साथ गिल्डरॉय लॉकहार्ट भी थे। प्रोफेसर स्प्राउट के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी। अपराध बोध की एक और लहर के साथ हैरी ने दूर दिख रहे लड़ाकू पेड़ को देखा, जिसकी
कई शाखाओं पर पट्टियां बंधी थी। प्रोफेसर स्प्राउट एक गोल मटोल और नाटी जादूगरनी थी जो अपने उड़ते बालों पर पैबंद लगा हैट पहनती थी। आमतौर पर उनके कपड़ों पर बहुत सी मिट्टी लगी रहती थी और उनके नाखून देखकर तो पेटूनिया आंटी बेहोश ही हो जाती। दूसरी तरफ गिलड्रॉय लॉकहार्ट अपने लहराते फिरोजी दुशाले में आकर्षक दिख रहे थे। सही अंदाज में लगे सुनहरी धारी वाले फिरोजी हैट के नीचे उनके सुनहरे बाल चमक रहे थे। आह, हेलो! लॉकहार्ट विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुराए। प्रोफेसर स्प्राउट को बस ये दिखा रहा था कि लड़ाकू पेड़ का इलाज करने का सही तरीका क्या है। परंतु तुम लोग ये मत सोचने लगना कि मुझे जड़ी बूटियों के बारे में उनसे ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा इसलिए है कि मुझे अपनी यात्राओं में बहुत से अजीब पौधे देखने का मौका मिला है। बच्चों, आज हम ग्रीन हाउस नंबर 3 में चलेंगे, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। हालांकि आमतौर पर वे बहुत खुश रहती थी, परंतु आज वे बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। विद्यार्थियों में उत्साह भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। इससे पहले उन्होंने सिर्फ ग्रीन हाउस नंबर 1 में काम किया था। ग्रीन हाउस नंबर 3 में ज़्यादा दिलचस्प और खतरनाक पौधे थे। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी बेल्ट से एक बड़ी चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला। हैरी को गीली मिट्टी और खाद की खुशबू आई जो छत से लटके कुछ विशालकाय छाते के आकार वाले फूलों की तेज खुशबू से मिल गई थी। वो रॉन और हरमाइनी के पीछे अंदर जाने ही वाला था कि तभी लॉकहार्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी 2 मिनट देर से आए तो बुरा तो नहीं मानेंगी। प्रोफेसर स्प्राउट की प्रकृति से ये साफ जाहिर था कि वे बुरा मानेंगी, परंतु लॉकहार्ट ने कहा, तो मैं इसे ले जाता हूँ। और उन्होंने ग्रीन हाउस के दरवाजे को लगभग उनके मुंह पर बंद कर दिया। अरे! लॉकहार्ट ने कहा। उनके बड़े सफ़ेद दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जब उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हैरी, हैरी, हैरी। हैरी पूरी तरह से बहुत चक्का था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। जब मैंने सुना, जाहिर है ये सब मेरी ही गलती थी। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खुद को लात मारूं। हैरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकहार्ट किस बारे में बोल रहे हैं। वो ये बात कहने ही वाला था कि तभी लॉकहार्ट आगे बोले, मैं नहीं जानता कि मुझे इससे बड़ा झटका कब लगा था। हॉगवर्ट्स में कार उड़ा कर आना। देखो, जाहिर है मैं तत्काल समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। 1 मील दूर से ही बात समझ में आ रही थी। हैरी, हैरी, हैरी! ये तो बहुत बड़ी बात थी कि चुप रहते समय भी वे किस तरह अपने चमकीले दांत दिखा सकते थे। मैंने तुम्हें शोहरत का स्वाद चखा दिया था, है ना? लॉकहार्ट ने कहा। तुम्हें चस्का लगा दिया था। तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ अखबार के पहले पन्ने पर छप गई और दोबारा अखबार में छपने के लिए तुमने जरा भी सब्र नहीं किया। नहीं प्रोफेसर, देखिए। हैरी, हैरी, हैरी! लॉकहार्ट ने आगे हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को जकड़ते हुए कहा, मैं समझता हूँ यह स्वाभाविक है कि एक बार स्वाद चखने के बाद तुम थोड़ी और शोहरत पाना चाहो, और इसके लिए मैं खुद को दोष देता हूँ कि मैंने तुम्हें इसका स्वाद चखाया, क्योंकि यह तो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ना ही था। परंतु देखो बच्चे, तुम उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों में नहीं चढ़ सकते। थोड़ा धीरज रखो, ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस सब के लिए बहुत समय होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। लॉकहार्ट के लिए ये ठीक है, वे तो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर हैं।
परंतु जब मैं 12 साल का था तो मैं उतना ही सामान्य था जितने कि तुम इस समय हो। दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि मैं तुमसे भी ज़्यादा सामान्य था। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है ना? तुम जानते हो कौन वाले मामले में? मैं जानता हूँ कि ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना कि चुड़ैल साप्ताहिक की सर्वप्रिय मुस्कान का लगातार 5 बार विजेता होना, जो मैं खुद हूँ। परंतु फिर भी ये एक शुरुआत है हैरी, ये एक शुरुआत है। उन्होंने हैरी को खुश होकर आंख मारी और वहां से चल दिए। हैरी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि उसे तो ग्रीन हाउस में होना चाहिए, इसीलिए उसने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीन हाउस के बीचों बीच एक बेंच जैसे ढांचे के पीछे खड़ी थी, जिस पर लगभग 20 जोड़ी रंग बिरंगे कान रक्षक यंत्र रखे थे। जब हैरी आकर रॉन और हरमाइनी के बीच खड़ा हो गया तो वे बोली, आज हम मंत्र कवच को जमीन में गाड़ेंगे। मंत्र कवच की खूबियां किसे मालूम है? किसी को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हरमाइनी का हाथ सबसे पहले हवा में उठ गया। मंत्र कवच या मैंटिकोरा किसी मंत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है, हरमाइनी बोली, जो इस तरह बोल रही थी जैसे उसे पूरी पुस्तक ज़बानी याद हो। ये उन लोगों को पहले जैसा बना देता है जिन्हें श्राप दिया गया हो या जिनका रूप परिवर्तन कर दिया गया हो। बहुत बढ़िया, गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। मंत्र कवच ज्यादा जहर उतरने वाले काढ़ों का अनिवार्य तत्व है, परंतु यह खतरनाक भी है। इसका कारण कौन बता सकता है? जब हरमाइनी का हाथ एक बार फिर उठा तो वो हैरी के चश्मे से टकराते टकराते बचा। उसने तत्काल कहा, मंत्र कवच की तेज चीखें सुनने वाला मर भी सकता है। बिल्कुल ठीक, गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट और, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। हमारे पास जो मंत्र कवच है वो भी बहुत छोटे हैं। बहुत सी गहरी ट्रे रखी थी जिनकी तरफ प्रोफेसर स्प्राउट ने बोलते समय इशारा किया। हर विद्यार्थी खिसक कर आगे आ गया ताकि अच्छी तरह से देख सके। वहां पर बैगनी हरे रंग के लगभग 100 गुच्छेदार छोटे पौधे रखे थे। हैरी को वे सामान्य पौधों जैसे दिख रहे थे और उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्र कवच की तेज चीख से हरमाइनी का क्या मतलब था। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, सब अपने अपने कान रक्षक पहन लो। जब सबने ऐसे कान रक्षक उठाने की कोशिश की जो गुलाबी और रोएदार ना हो तो छीना झपटी का माहौल बन गया। जब मैं तुमसे कान रक्षक पहनने को कहूँ तो अच्छी तरह देख लेना कि कान पूरी तरह ढक गए हैं, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। जब उन्हें उतारना सुरक्षित होगा तो मैं अंगूठा ऊपर करके तुम्हें इशारा कर दूंगी। ठीक है, अब कान रक्षक पहन लो। हैरी ने अपना कान रक्षक पहन लिया। उसकी वजह से उसे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने कानों पर गुलाबी रोएदार कान रक्षक पहना, दुशाले की बाहें चढ़ाई, एक गुच्छेदार पौधे को कस कर पकड़ा और जोर से उखाड़ा। हैरी के मुंह से हैरानी की जोरदार चीख निकली जो किसी को सुनाई नहीं दी। जड़ों की जगह जमीन से एक छोटा कीचड़ से सना और बहुत बदसूरत बच्चा बाहर निकला। पत्तियां उसके सिर में उग रही थी। वो हल्का हरा था, उसकी चमड़ी चित्तीदार थी और ये स्पष्ट था कि वो अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीख रहा था। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी टेबल के नीचे से एक बड़ा गमला निकाला और उसमें मंत्र कवच को तेजी से गाड़ दिया। इसके बाद वे उस पर तब तक काली नम खाद डालती रहीं जब तक कि सिर्फ उसकी गुच्छेदार पत्तियां ही बाहर रह गईं। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने हाथ पर लगी खाद साफ की, अंगूठा ऊपर करके उन सबको इशारा किया और अपना कान रक्षक भी उतार दिया। चूंकि हमारे मंत्र कवच बहुत छोटे हैं, इसीलिए उनकी चीखें अभी जानलेवा नहीं हैं, प्रोफेसर स्प्राउट ने शांति से कहा। जैसे उन्होंने अभी अभी जो काम किया था
वो पौधों में पानी डालने से ज़्यादा रोमांचक नहीं था। बहरहाल उनकी चीखें कई घंटों के लिए बेहोश कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि तुम सब लोग स्कूल वापस आने के बाद पहले दिन होश में रहना चाहते हो, इसीलिए इनके साथ काम करते समय अपने कान रक्षक ठीक तरीके से पहने रहना। जब उन्हें उतारने का समय होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। एक ट्रे पर 4 लोग काम करें। यहाँ पर बहुत सारे गमले हैं, वहाँ पर बोरों में खाद रखी है और जहरीले टेंटिकुला से बच कर रहना, उसके दांत निकल रहे हैं। उन्होंने ये बोलते समय एक नोकदार गहरे लाल रंग के पौधे को एक तेज थप्पड़ मारा, जिसने अपने लंबे दांत अंदर खींच लिए, जो धीमे धीमे उनके कंधे के ऊपर आते जा रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी की ट्रे में मेहनत कश हाउस का एक घुंघराले बालों वाला लड़का भी काम करने लगा। हैरी उसे शक्ल से जानता था, परंतु उनमें पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। उसने हैरी से हाथ मिलाते हुए उत्साह से कहा, मेरा नाम जस्टिन फ्रेंच फ्लैचली है। जाहिर है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मशहूर हैरी पॉटर, और आप हैं हरमाइनी ग्रेंजर, हर विषय में अव्वल। हरमाइनी का चेहरा उसे हाथ मिलाते समय खुशी से चमक रहा था। और रॉन वीजली, वो उड़ने वाली कार आपकी ही थी। रॉन नहीं मुस्कुराया। जाहिर था वो अब तक भोंपू की फटकार को भूला नहीं था। लॉकहार्ट भी बहुत कमाल की चीज़ है ना? जस्टिन ने खुशी खुशी कहा, जब वे अपने पौधों के गमलों में ड्रैगन के गोबर की खाद डालने लगे। गजब के बहादुर इंसान हैं। क्या तुम लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं? अगर मुझे टेलीफोन बूथ में आदम भेड़िए ने घेर लिया होता तो मैं तो डर के मारे मर ही जाता, परंतु उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और धड़ाक, बहुत ही शानदार। तुम लोगों को पता है, मुझे एटन में भी एडमिशन मिल रहा था, परंतु मैं बता नहीं सकता कि वहाँ जाने के बजाय यहाँ आकर मैं कितना खुश हूँ। जाहिर है माँ थोड़ी निराश हुई थी, परंतु जब मैंने उन्हें लॉकहार्ट की पुस्तकें पढ़वाई तो उन्हें ये समझ में आ गया कि परिवार में पूरी तरह प्रशिक्षित जादूगर का होना कितना उपयोगी हो सकता है। इसके बाद उन्हें बातें करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। उनके कान रक्षक एक बार फिर कान पर पहुंच गए थे। अब उन्हें अपने अपने मंत्र कवच के पौधे पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत थी। प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को बहुत आसानी से कर दिया था, परंतु ये उतना आसान नहीं था। मंत्र कवचों को धरती से बाहर आना अच्छा नहीं लगता था, परंतु ऐसा लगता था कि एक बार बाहर आ जाने के बाद उन्हें धरती के अंदर वापस लौटना भी अच्छा नहीं लगता था। वे छटपटाने लगे, लात मारने लगे, अपने नुकीले छोटे मुक्के चलाने लगे और अपने दांत किटकिटाने लगे। एक मोटे मंत्र कवच को गमले में गाड़ने में हैरी को पूरे 10 मिनट लग गए। क्लास के अंत तक सब की तरह हैरी भी पसीने में लथपथ था, मिट्टी में सना था और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वे वापस महल की ओर घिसट कर गए ताकि जल्दी से अपने शरीर पर लगी गंदगी साफ कर लें और इसके बाद गरुड़ द्वार के विद्यार्थी रूप परिवर्तन की क्लास की ओर तेजी से चल दिए। प्रोफेसर मैगोनगल की क्लास में हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु आज की क्लास खास तौर पर मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि हैरी ने पिछले साल जो कुछ भी सीखा था वो सब गर्मी की छुट्टियों में उसके दिमाग से निकलकर बाहर रिस गया था। उसे एक बीटल कीड़े को बटन में बदलना था, परंतु वो सारा समय अपने बीटल को व्यायाम ही कराता रहा, क्योंकि बीटल उसकी छड़ी से बचने के लिए टेबल पर इधर से उधर कूदता रहा। रॉन को तो और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी छड़ी को स्पेलो टेप से जोड़ तो लिया था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे छड़ी को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करना संभव नहीं था। ये किसी भी समय चरचराने और चिंगारी निकालने लगती थी।
और जब कभी रॉन अपने बीटल के रूप परिवर्तन का प्रयास करता था तो छड़ी उसे मोटे भूरे धुएं के बादल में ढक लेती थी, जिसमें से सड़े अंडों की बदबू आती थी। चूंकि रॉन ये नहीं देख पाया कि वो क्या कर रहा था, इसीलिए उसने दुर्घटनावश अपने बीटल को अपनी कोहनी से पीस डाला और उसे एक नया बीटल मांगना पड़ा। प्रोफेसर मैकगोनागल इस बात से खुश नहीं हुई। लंच की घंटी सुनकर हैरी को राहत मिली। उसे अपना दिमाग किसी निचुड़े हुए स्पंज की तरह लग रहा था। हर विद्यार्थी लाइन में क्लास से बाहर निकल गया, सिवाय उसके और रॉन के, जो अपनी छड़ी को तेजी से टेबल पर पटक रहा था। बेवकूफ, बेकार चीज! जब उसकी छड़ी से पटाखों की तरह धमाकों की जोरदार आवाजें निकली तो हैरी ने सुझाव दिया, घर खत लिखकर दूसरी मंगवा लो। रॉन अपनी फुफकारती छड़ी को बैग में ठूसते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और वहां से एक और भोंपू चला आएगा कि तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारी छड़ी टूटी है। वे लंच करने गए। वहां रॉन का मूड और भी खराब हो गया। हरमाइनी ने उन दोनों को बेहतरीन कोट बटन दिखाए जिन्हें उसने रूप परिवर्तन की क्लास में बनाया था। आज दोपहर को कौन सी क्लास है? हैरी ने विषय बदलते हुए पूछा। हरमाइनी ने तत्काल जवाब दिया, गुप्त कलाओं से रक्षा। रॉन ने हरमाइनी का टाइम टेबल छीनते हुए पूछा, तुमने टाइम टेबल में लॉकहार्ट की सारी क्लासों के चारों तरफ दिल का आकार क्यों बना रखा है? हरमाइनी ने उसके हाथ से टाइम टेबल छीन लिया और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उन्होंने लंच खत्म किया, वे बाहर निकल गए। आसमान बादलों से भरा हुआ था। हरमाइनी पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गई और उसने अपना मुंह एक बार फिर खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं नामक किताबों में छिपा लिया। हैरी और रॉन खड़े होकर कुछ मिनट तक क्विडिच के बारे में बातें करते रहे। तभी हैरी को यह एहसास हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। ऊपर नजरें उठाने पर उसे वो छोटा चूहे जैसे बालों वाला लड़का नजर आया जिसे उसने पिछली रात को बोलती टोपी पहनते देखा था। वो हैरी को एकटक देख रहा था, जैसे हैरी को देखते ही वो पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। उसके हाथ में साधारण मगलू कैमरे जैसी चीज दिख रही थी और जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। अगले भाग में जानेंगे कि ये छोटा सा चूहे जैसे बालों वाला लड़का कौन था और गिलड्रॉय लॉकहार्ट की क्लास में क्या हुआ। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।